हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था ये डिडक्शंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे कल रोका था ये एग्जाम्पशन वर्सेस डिडक्शन, जो मैंने आपको जिम्मेदारी दिया था खुद से पढ़ लीजिए। तो एग्जाम्पशन जो होता है वो टोटल इनकम में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ग्रॉस टोटल इनकम में। जबकि डिडक्शंस क्या, पहले हम उसको ऐड करते हैं टोटल इनकम में, फिर इसके बाद में उसमें क्या करते हैं, डिडक्शन देते हैं, है ना। 80C से 80U आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्या होता है कंसेप्ट, नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम्स को आपके टोटल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है, जबकि डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अराइव्स एट नेट इनकम, है ना। अब यहाँ पे डिडक्शंस क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, तब जाके हम नेट इनकम निकाल पाते हैं। नेट इनकम निकालना है तो डिडक्शंस हमें क्या करने होंगे, लेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारे के सारे एग्जाम्पशन जो डिफाइन किए गए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइन किए गए हैं, जबकि इनको 80C से 80U। अच्छा, डिडक्शन जब पढ़ रहे थे तो 80C पढ़ा, 80CCC पढ़ा, सबने पढ़ा। 80C वाले इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, 80D वाला हेल्थ से रिलेटेड होता है, मेडिकल। फिर 80E एजुकेशन लोन था, है ना। फिर 80GG घर घर था, है ना। फिर 80G ग्रांट्स था, डोनेशन वोनेशन देते हो तो डिडक्शन मिलता है। फिर पढ़े थे 80DTA, जिसमें सेविंग बैंक में जो अकाउंट पे इंटरेस्ट बनता है 10,000 तक का एग्जेम्पशन है ना। और अगर हम बात करें क्या 80DDB में सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था, ये नहीं पढ़ा था 80U। तो 80U क्या है, 80U एकदम वही है, मेंटेनेंस वाला ही बात है। लेकिन बात हो रही थी किसकी, जो डिसेबल्ड है, डिपेंडेंट, वहां डिपेंडेंट के लिए था, ये उसके खुद के लिए। 80U मतलब किसकी बात करें, गवर्नमेंट कह रहा है 80U, यू मतलब जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो एसएसी, अगर वो खुद अगर किसी बीमारी, किसी डिसेबलमेंट से अगर पीड़ित है, तो ऐसे में उसको डिडक्शन दिया जाता है, किसमें, 80U में। क्लियर है। तो अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लिखते हैं 80U। तो 80U डिडक्शन किसके लिए है, यहाँ पे भी देखो वही 75,000, 1,25,000 कल पढ़े थे ना। तो लेकिन वो जो डिडक्शन तब पढ़े थे वो 80DD में थे, 80DD में, सॉरी, 80DD में, है ना। अब देखें यहाँ पे किसके लिए है, तो यहाँ पे कह रहा है 80U इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड टैक्स रिलीफ to the resident individual with the disability by offering the fixed deduction from their taxable income. The deduction is 75,000 of the person with the disabilities and 1,25,000 those for sever disabled. Sever disabled के लिए कितना है, 1,25,000। सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, बेनिफिट अवेलेबल ओनली अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। वो तो क्लियर है सबको, जितना भी डिडक्शन हमने पढ़ा 80C से 80U, वो सब किस में आ रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उसका डिडक्शन मिलता है। नए टैक्स रिजीम में तो डिडक्शन ही खत्म है ना उस। तो समझ में आया। तो ये किसको डिडक्शन के लिए, जो एसएससी है वो खुद के लिए क्लेम करेगा, और एसएससी के फैमिली के लिए तो उसके लिए क्या होता है, 80DD में होता है, वो उसमें क्लेम करेगा, है ना। तो ये दोनों सेक्शन में फर्क है। बाकी अमाउंट अगर देखोगे, अगर हम लोग जाते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, अमाउंट सेम है देखो। लेकिन ये किसके लिए था, 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबल डिपेंडेंट्स के लिए था, और 80U किसके लिए, खुद के लिए। समझ गए। तो ये बस फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं। फिर यहाँ पे कह रहा है क्या, एग्जेम्प्ट ऑल द पर्सन, सबके लिए एग्जेम्प्ट होता है, ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, सबके लिए डिडक्शंस नहीं मिलता। जो करेगा इन्वेस्टमेंट तभी ना 80C का डिडक्शन दोगे, सबको थोड़ी ना दे दोगे। कंडीशन, यहाँ पे एग्जाम्पशन की कोई कंडीशन नहीं होती है, अगर उस तरह की कोई इनकम आपको आ रही है, किसी को भी आ रही है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशनल होता है। क्या होता है, कंडीशनल। अगर कंडीशन कंप्लीट करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, कंडीशन कंप्लीट नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, टू बूस्ट दैट पर्टिकुलर इनकम इन विच टैक्स इज एग्जेम्प्टेड। सर गवर्नमेंट ने क्यों एग्जेम्पशन दिया है, ताकि उस तरह के इनकम को बूस्ट अप मिले। जैसे ये सबसे बड़ी चीज, एग्जेम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम आता है। कौन सी इनकम आती है, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को बूस्ट करना चाहती है कि लोग एग्रीकल्चर से दूर ना जाए, करें एग्रीकल्चर, उसमें कोई हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे। और भी कई इनकम होती है। टू प्रमोट सेविंग, यहाँ पे डायरेक्शन देने का मेन उद्देश्य क्या था, सेविंग्स करो, अपना इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर के लिए अपना कुछ पैसा बचा के रखो। इन्वेस्टमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक, एक आम इंसान भी सेविंग पे ध्यान दे, इन्वेस्टमेंट्स करे,
है ना, LIC करे, ये नहीं हम इस गवर्नमेंट के भरोसे ना रहे। कल वो नहीं बताया था, एक कमाने वाला खाने वाले कई, और जब कमाने वाले की डेथ हो जाती है तो पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। तो इसीलिए LIC को बूस्ट किया कि LIC सब लोग कराओ, और उसके लिए डिडक्शन दिया, और आज देखो उसका असर क्या है। आज लगभग हर घर में LIC जरूर रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी ने इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है ना। और खासकर उस पर्सन की तो इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए जिस जो बंदा क्या कर रहा है, कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है। सही कि नहीं सही है। तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर भी बोझ क्या हुआ, कम हुआ, लोगों की समझ बढ़ी, और आज इंश्योरेंस करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। LIC किसकी कम है बता सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में कम है अभी, लेकिन उसको भी बूस्ट करती है गवर्नमेंट, उसको लिए भी 80 का डिडक्शन देती है। बट फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता जितना LIC या लाइफ इंश्योरेंस में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जब आप कराते हो ना, तो उसमें एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट भी होता है। कल को अगर 10 साल का आपने इंश्योरेंस कराया, 10 लाख का आपने पैसा दिया, विद द बोनस वो रिफंड आपको मिल जाता है अगर 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ तो पैसा आपको वापस मिल रहा है ना। और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं मिलता। एक तरह से गाड़ी के इंश्योरेंस की तरह होता है, डैमेज हो गए तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का, इसी वजह से लोग थोड़ा इधर की तरफ नहीं जाते। ठीक है, लेकिन सोचो, गाड़ी का तो इंश्योरेंस कराते हैं ना लोग, जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, उसमें भी तो ये होता है, लेकिन कराना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि नहीं कराओगे तो चालान कटेगा, है ना। इसलिए। और यहाँ कोई चालान है नहीं, इसलिए लोग कराते नहीं है। बात समझे? अब बात करेंगे किसकी, कुछ असाइनमेंट्स की। मैंने बोला था ये क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1,50,000, 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन है 80C में, है ना। यू हैव टेकन LIC पॉलिसी, आपने LIC पॉलिसी लिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 को, एंड सम अश्योर्ड कितना है, 10 लाख है। प्रीमियम कितना भर रहे हो, 2.5 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, टेल मी। 10 लाख सम अश्योर्ड है ना, और प्रीमियम कितना भरे हो, 2.5 लाख। कितने का डिडक्शन मिलेगा? मैंने बढ़ाया था कल, LIC जब भी कराते हो सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा का प्रीमियम का डिडक्शन मिल ही नहीं सकता। तो सम अश्योर्ड 10 लाख है, 10 लाख का 10% 1 लाख होता है सर। आपने प्रीमियम कितना भरा है, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का रिडक्शन नहीं मिल सकता। कितने का मिलेगा मैक्सिमम? 10%, यानी कि 1 लाख रुपए का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, यू हैव पेड अ सम ऑफ ₹40,000 एज अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। हाँ, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट अगर किसी ने कैश कर दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट किससे होना चाहिए, चेक से होना चाहिए। स्टेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल इन 80D। तो अगर किसी ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना खर्चा किया है, 40,000 रुपए, उसको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 25,000। कहीं बोला सीनियर सिटीजन है? नहीं ना। तो कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? 25,000। आपने अमाउंट कितना पे किया है, 40,000, बट डिडक्शन कितने का मिलेगा आपको याद है, बताया था मैंने, जितना प्रीमियम तुम दोगे या 25,000, जो दोनों में से कम हो। You have donated 25,000 rupees to charitable institution by cash. What is the amount of deduction you can claim from GTI? कुछ समझ रहे हो? You have donated, कितना डोनेट किए हो? 25,000 रुपए टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन कैश, बाई कैश किए हो, तो कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन GTI में क्लेम कर सकते हो? 1 रुपए नहीं क्लेम कर सकते, 1 रुपए नहीं क्लेम कर सकते। डोनेशन तुमने कैश दिया है, डोनेशन कैश में दे ही नहीं सकते। और आपको पता है डोनेशन कितना कैश दे सकते हो? 2,000, उससे ज्यादा नहीं। कितना डोनेशन कैश दे सकते हैं? पढ़े थे तुम लोग, याद है, पढ़ाया था 80, क्या था सॉरी, 40A की सबसेक्शन 3, बकायदा वीडियो दिखाया था कि बिजनेसमैन 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकता कैश। बिजनेसमैन कहते हैं ना, बिल्डर 20,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी का कैश नहीं ले सकता। और डोनेशन, डोनेशन 2,000 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे तो आपने 25,000 रुपए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दिया, वो भी कैसे दे दिया, कैश दे दिया। सर चेक काट के देना था। अरे फिल्मों में नहीं देखते हो, फिल्मों में देखते हो बहुत अमीर इंसान है, तब तक आता है सर वो ट्रस्ट के नाम पे चेक बना, हाँ, तो चेक पे साइन कर देता है। तो क्या होता है, चेक से पेमेंट करना था।
आप कैश क्यों पेमेंट कर रहे हो? डिसअलाउड। ठीक है, अगर चेक से होता तो डोनेशन का डिडक्शन मिल जाता। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80 GG? 80 GG का फॉर्मूला याद है? एकदम HRA के फंक्शन जैसा था, फॉर्मूले जैसा था। पहला, जो तीनों में से कम हो। पहला क्या था? 25% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेबल टोटल इनकम। दूसरा, रेंट पेड माइनस, रेंट पेड माइनस कितना था? एक मिनट, 25% था। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेबल टोटल इनकम। और लास्ट क्या था? 5000 पर मंथ, यानी 60,000 रुपए। जब भी फॉर्मूले में कोई अमाउंट आ जाए समझ जाओ इससे ज्यादा का रिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो 80 GG में कितने का रिडक्शन मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं? 60,000 का। कितने का? 60,000 का रिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। 80 GG, ये देखो, रेंट पेड माइनस 10% एडजस्टेबल टोटल इनकम, 25% और एडजस्टेबल और 5000 पर मंथ, यानी 60,000 रुपए। यही फॉर्मूले की बात कर रहा था वो ना। अब बात कर रहे हैं क्या? हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्ट, ये तो हो गया। यू हैव अर्न 14,000 रुपीज फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला है? 14,000। स्टेट कितना अमाउंट का रिडक्शन डीटीए में ले लोगे? पूरा ले लोगे? पूरा ले लोगे? अच्छा एक चीज बताओ, 80 में डिडक्शन किस चीज का मिलता है? किस इंटरेस्ट का? सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट का। यहाँ कौन सा बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है? तो जब फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट बना है, क्या इसका डिडक्शन 80 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। 80 में डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट कमाते हैं उसका डिडक्शन मिलता है, वो भी मैक्सिमम 10,000। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द अमाउंट फॉर डिडक्शन 80 है, कहते ना जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? सीनियर सिटीजन। वो भी किस सेक्शन में? 80 TTB के में। किसमें? 80 TTB में। तो ये हम लोग ने कल पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द इंटरेस्ट इज ऑन सेविंग बैंक अकाउंट? अगर ये इंटरेस्ट सपोज करो सेविंग बैंक अकाउंट से होता तो क्या रिडक्शन क्लेम कर सकता था? हाँ। कितने तक का? 10,000। जी हाँ, तब ये सही था। अब एक एग्जांपल, मिस्टर मेसी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर, जो भी है, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। सैलरी इनकम कितनी है? 1,26,000 है सैलरी इनकम। LIC प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ कितना है? 10,000। अपने बच्चे का, अपने साथ लड़के का भी इंश्योरेंस करा रखा है, उसका प्रीमियम कितना भरता है? दोनों मिला कितना प्रीमियम भर रहा है? 15,000। कंट्रीब्यूशन टू PPF कितना कर दिया? 30,000। और NSC खरीद लिया कितने का? 15,000। ये सब इन्वेस्टमेंट है सर। LIC 15,000 रुपए दिया जो है, ये इसको डिडक्शन इसका मिल जाएगा 80C में। किसमें मिलेगा? PPF में पैसा लगाए, ये बताओ, ये इसका डिडक्शन किस सेक्शन में मिलेगा? 0/सन्नाटा। तो कहने का मतलब इसका भी, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है सर, 80C में मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू NSC खरीद लिया, किसमें मिलेगा? 80C में। इसीलिए कहते थे नोट्स बनाओ, कोई नोट्स नहीं बनाते। क्या लिखा है? PPF लिखा है कि नहीं लिखा है? LIC का तो है ही है। और NSC, ये देखो NSC सर्टिफिकेट, NSC खरीदेगा तो भी डिडक्शन किसमें मिलेगा? 80C में। तो ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल डिडक्शन देखो 60,000 का बन रहा है। इन सबको चारों को टोटल करोगे आज, 60,000 का डिडक्शन 80C में ही क्लेम कर सकता है। तो सैलरी इनकम 1,26,000 रुपए, ग्रॉस टोटल इनकम वही आएगी क्योंकि एक ही हेड की इनकम है। डिडक्शन 80C में सबको जोड़ लो, 60,000 का डिडक्शन। नेट इनकम कितनी है? 66,000। इस पे कोई टैक्स बनेगा? कुछ नहीं।
मिस्टर रोनाल्डो earned the following income in the previous year. Compute his taxable income from this assessment year. बिजनेस से कितना कमा रहे? 90,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितना कमा रहे? आप सभी को पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकता। लॉटरी इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए, इसमें भी डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट कैजुअल इनकम में डिडक्शन नहीं देता। बात समझे? तुमने कौन बनेगा करोड़पति जीत लिया, आप सोच रहे हो, या लॉटरी इनकम जीत लिया और सोच रहे हो चलो 80C का डिडक्शन ले ले, इसका डिडक्शन ले ले, गवर्नमेंट नहीं देंगे डिडक्शन। वरना इसका मतलब क्या होगा कि उस इनकम को गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, और गवर्नमेंट लॉटरी इनकम या इन सब चीजों की इनकम को इनकरेज नहीं करता। चलिए, LIC कितना पेड किया अपना और अपने वाइफ का? 30,000 रुपए। किस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? किसमें मिलेगा? 80C। प्रीमियम फॉर मेडिकल टू ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो भी है, बाई चेक मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है 11,000 का, इसका रिडक्शन किस सेक्शन में मिलेगा? 80D, बिल्कुल सही। पेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर डिसेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर्स 60,000, 75,000, 1,25,000 था, तो कितना मिलेगा? 60,000 ये पे कर रहे हैं तो आराम से 60,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। इन्वेस्टेड इन पेंशन फंड, पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 15,000 रुपए, इसका रिडक्शन किस सेक्शन में मिलेगा? 80CCC। 80CCC में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर पेंशन प्लान लेते हो तो उसका रिडक्शन मिलता है। यहां नहीं ना बोला गवर्नमेंट पेंशन, नहीं ना बोला है, गवर्नमेंट होता तो 80CCD था, तो इसका रिडक्शन किस सेक्शन में मिल रहा है? 80C। इसका रिडक्शन 80D, इसका रिडक्शन 80DD। इलाज करवा रहे हैं ना सर। अगला पेंशन फंड 80CCC, ये देखो कंपुटेशन किया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना? 90,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख, लॉटरी इनकम 2 लाख। कमाया कितना है? 790। लेकिन इसमें बता सकते हो डिडक्टेबल इनकम कितनी है? सिर्फ 90,000। सिर्फ 90,000 में डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉटरी इनकम में डिडक्शन नहीं क्लेम हो पाएगी। अब देखो इनका डिडक्शन कितना बन रहा है? 80C से 80U 30,000, 11,000, 60,000, 15,000, टोटल 1,16,000। अब इनकम है 90,000 है, तो क्या 90,000 ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा का रिडक्शन मिल सकता है क्या? तो मैक्सिमम रिडक्शन 90,000 ही मिलेगी। बाकी बचा ये दोनों जो इनकम है ना 7 लाख, आपको पता हो 7 लाख में कोई डिडक्शन क्लेम, इसीलिए कल पढ़े थे कि किसी भी हालत में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा का रिडक्शन नहीं हो सकता। रियल में कमाया तो उसने 790 ही है, कमाया कितना है, लेकिन इसमें से डिडक्शन कितने पे बस मिल सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता, लॉटरी इनकम पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता। 7 लाख इनकम है, 7 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। आपको पता है इस 2 लाख पे कितने परसेंट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है? 30%, 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना परसेंट टैक्स देना होता है? 20%। इस पे 1 लाख रुपए जाएगा, सही है, और इस पे कितना जाएगा? 60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए उसे टैक्स देना है। अब देखें मिस्टर न्यामार, एज कितनी है? 65 ईयर। अर्न बिजनेस इनकम 5,50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम SBI ऑन सेविंग अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 14,500। अदर डिटेल्स आर एज फॉलो। तो सर जी यहां देखिए वो इंटरेस्ट कमाया है सेविंग बैंक अकाउंट से कितना? 14,500। रिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर डिडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने तक का? 10,000। किस सेक्शन में? 80TTA। LIC प्रीमियम पेड किया एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में कैश अमाउंटिंग रुपीज 35,000 फॉर इंश्योरेंस लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो LIC का पेमेंट कैश होता है, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट कैश नहीं करना। LIC का नहीं होता, एजेंट को लोग कैश देते हैं, हाँ भाई जमा करा देना, तो LIC का हो सकता है। पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1 जून। सम एश्योर्ड 1,55,000। 1,55,000 का 10% कितना होता है जल्दी बताओ? 15,500। इन्होंने दिया कितना है? कितने का रिडक्शन क्लेम कर पाएंगे?
15,500 से ज्यादा का रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें 80C में 15,500। फिर LIC प्रीमियम 25,000 दिया है, किसके लिए? हिज मेजर सन, बड़े बच्चे के, बड़े लड़के के लिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, हालांकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, कोई टेंशन नहीं, आपको रिडक्शन मिलेगा। अश्योर्ड रुपीज कितना है, सम अश्योर्ड कितना है? 175। और आपने कितना प्रीमियम दिया है, कितने का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? 17,500। 10% ज्यादा का रिडक्शन नहीं मिलता है सम अश्योर्ड के। प्रीमियम 26,000 पेड किया चेक से, हेल्थ इंश्योरेंस का, सेल्फ एंड हिज वाइफ। 1,500 रुपए पेड इन कैश किया है हिज हेल्थ चेकअप का, और 45 रुपए पेड किया है चेक से हेल्थ चेकअप का फॉर हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। हेल्थ इंश्योरेंस अपना कराया ना, अपने अपनी फैमिली का, 26,000 रुपए देता है, कितने का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? 25,000। एट्टी डी में इंडिविजुअल अपना अपनी फैमिली का कराता है, जनरल डिडक्शन कितने का है? 25,000। तो 25,000 ही क्लेम करेगा। ये किस केस में 25,000 और जुड़ जाएगा? अगर उसकी उम्र 60 साल से अबव होगी तो, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं है? कितने का रिडक्शन? 25,000। प्लस पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं कराया, लेकिन पेरेंट्स का हेल्थ चेकअप कराया है। तो पेरेंट्स का जो हेल्थ चेकअप कराया है उस पर कितना खर्चा हुआ है? 1,500 रुपए कैश दिया है और बाकी चेक से नहीं 6,000 रुपए खर्च किया है। सुन लो, मेडिकल हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपए तक का रिडक्शन मिलता है। कितने तक का? उससे ज्यादा नहीं। हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम कितना रिडक्शन मिलता है? नहीं, लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, पूरे बॉडी चेकअप नहीं होता, फुल बॉडी चेकअप करा दिया एक साल में एक बार, तो ठीक है सर, सब कुछ ठीक ठाक है, आपके ऑर्गन सब ठीक ठाक है, तो उसके लिए सही है। तो कितने का रिडक्शन मिलेगा? 5,000 का, नॉट मोर देन दैट। इंटरेस्ट 6,500 रुपए पेड टू लोन टेकन फॉर फ्रॉम बैंक फॉर फुल टाइम बीकॉम कोर्स परसूड बाय हिज सन। उसका लड़का ना बीकॉम कोर्स कर, उसके लोन वोन लिया था, और उसका ब्याज कितना दे रहा है? 6,500 रुपए। डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किस सेक्शन में? ई फॉर एजुकेशन। तो सेक्शन जल्दी याद नहीं होते हैं, ऐसे ही दिमाग में रखना होता है उसको ट्रिक से, है ना। ई फॉर एजुकेशन कर लो। नाउ ये सब जो है ना, LIC ये सब कॉन्ट्री करते हैं ना हम लोग, तो कॉन्ट्रीब्यूशन से याद रखो सी। नाउ 15,000 डोनेशन दिया है इन कैश टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग। वैसे तो इसका रिडक्शन होता है 80G में, जी फॉर ग्रांट्स, है ना। लेकिन क्या इनको मिलेगा रिडक्शन? क्यों नहीं मिलेगा? कैश पेमेंट कर दिया है 15,000, अलाउड नहीं है। कितने तक कैश कर सकते थे? 2,000। अब ये कुछ इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है। राइट डाउन सम आइटम्स इन्वेस्टिंग इन विच आर डिडक्टेबल फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट बता दो कि जहां हम पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें रिडक्शन मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, किसकी बात कर रहे हैं? TC की। तो कहाँ इन्वेस्ट कर दें? पहला LIC, और NSE खरीद सकते हो, और PPF में पैसा, PF में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में 5 साल की FD कर सकते हो, समझ गए? या पोस्ट ऑफिस में 5 साल की FD कर दो, तो भी आपको 80C का रिडक्शन मिल जाएगा। कितने साल की FD होनी चाहिए? 5 साल। तो ये सब ऐसे, सुकन्या योजना में भी पैसा लगा दो तो भी रिडक्शन मिल जाएगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलता है याद है? लिखा है मैक्सिमम लिमिट फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में मैक्सिमम रिडक्शन 1.5 लाख का, उससे अधिक नहीं मिलता। स्टेट द कंडीशन टू फुलफिल द क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D में क्लेम करने के लिए क्या है सर? एक चीज तो सबको पता है 80D में, कि हेल्थ इंश्योरेंस। ये मेनली किसके लिए? हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे 80D का रिडक्शन मिलेगा। सेल्फ के लिए कितना? 25,000। पेरेंट्स के कितने? 25,000। किसी की भी उम्र 60 साल से ऊपर होगा तो जस्ट 50,000 कर लेना। तुमने अपना इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 तक का डिडक्शन। अगर पेरेंट्स का करा दिया तो 25,000 और डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, सही है। अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ऊपर है तो 50,000 तक। क्यों इतना बढ़ा दिया गया सीनियर सिटीजन के लिए?
क्यों सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है? अभी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे ना, तो आपका आराम से कम पैसे में हो जाएगा, आपको हेल्थ इश्यूज उतने ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन 60 ईयर से अबव हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो लोग इंश्योरेंस वाले भी, पता चलता है आपको बता दूं, नॉर्मली जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं हस्बैंड वाइफ अगर करा रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन खासकर है, ऑन एन एवरेज 30,000 रुपये जाता है प्रीमियम। 30,000 से कम का प्रीमियम नहीं है, ऐसे समझ लो। 30,000 से कम का है ही नहीं सर, 40,000 35,000 ऐसे सब देते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रीमियम है सर, साल भर का, कोई छोटा प्रीमियम नहीं है। और अगर ऐसे हस्बैंड वाइफ बच्चे का अगर कराते हैं तो नॉर्मली 18,000 में तुमको मिल जाता है। तो सोचो तीनों लोग का मिल जा रहा है 18,000 के आसपास, 18-20,000 में, है ना। कितने तक का अप्रोक्स मान के चलो, 5 लाख आराम से, 5 से 8 लाख के बीच में, 5 से 8 लाख का रिकवर, मतलब रिस्क कवर होता है। रिस्क कवर समझ रहे हैं ना, हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइए, सारा कैशलेस पेमेंट है 8 लाख तक, है ना, ऐसे। तो मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेट बताया आपको, बाकी आप समझ लो यहाँ पे, ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो कंडीशन टू फुलफिल फॉर एटीडी, एटीडी के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना है? पहला चेक से पेमेंट करना है। पेमेंट किससे करना है? चेक से पेमेंट करना है, ठीक है। बाकी किसका किसका क्लेम कर सकते हैं? अपना और अपने फैमिली। हाँ, एटीडी में जो एक बात नहीं बताई, जो यहाँ बुक्स में भी नहीं दी है, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। सपोज करो आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया अपना, अपने पेरेंट्स का भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 50,000 तक का। पता है कैसे? उसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, उसमें एक और चीज पूछता है, मेडिकल एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स। मेडिकल एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, ये हिडन होता है, लेकिन वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो दिखेगा। तो मेडिकल इंस जब आईटीआर फाइल करते हो तो उस समय दिखता है, मेडिकल एक्सपेंस अगर किया, पेरेंट्स के इलाज उलाज में खर्चा तुमने किया है, तो उसके बिल्स सब संभाल के रखे रहना। और कितने तक का? 50,000 तक का, जो नहीं प्रीमियम का है, एलआईसी नहीं कराया ना, कोई नहीं, उनके मेडिकल पे तो खर्चा किया है ना मैंने, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर लो। तो अगर आपने पेरेंट्स का, जो कि सीनियर सिटीजन है, अगर उनके मेडिकल इलाज पे अगर कुछ खर्चा किए हो, तो 50,000 तक का खर्चा डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। यानी जरूरी नहीं है कि एटीडी में सिर्फ इंश्योरेंस हो तभी डिडक्शन क्लेम होगा, एक ये वाला भी पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यू हैव अर्न इंटरेस्ट 15,000 रुपए फ्रॉम फिक्स्ड विद द एक्सिस बैंक, फिक्स डिपॉजिट से हो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फ्रॉम दिस इनकम? जल्दी बताओ, कितना इनकम आ रहा है? फिक्स्ड, फिक्स डिपॉजिट है ना, उससे मिल रहा है इंटरेस्ट, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? नहीं। सेविंग बैंक अकाउंट होता तो डिडक्शन मिलता, इसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। इसका डिडक्शन सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? सीनियर सिटीजन। किस सेक्शन में? 80 टीटी बी में। मेंशन एनी 4 फंड्स मेकिंग डोनेशन वेयर द एलिजिबिलिटी इज 100%। कोई भी ऐसे 4 फंड बताओ जहां पे अगर हम डोनेट करते हैं तो 100% अमाउंट का डिडक्शन मिलता है। एक तो वही है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, याद होगा, आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ये भी याद हो गया। और क्या है देख लेते हैं, ऊपर से देखो लाइन से, ये सब 100% वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आर्मी, अब इसमें कौन डोनेट करेगा? अफ्रीका में कहा डोनेट करेंगे हम नेशनल फाउंडेशन में करेंगे, नेशनल इलनेस असिस्टेंस, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, गुजरात गवर्नमेंट अर्थक्वेक रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, जिला साक्षरता समिति, एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इमिनेंस। क्लियर? इस तरह के जगहों पे अगर डोनेट करते हैं तो हमें डिडक्शन कितने का, जितना हम डोनेट करेंगे पूरा डिडक्शन हो जाएगा। मान लो 1 लाख देते हैं तो 1 लाख आपके इनकम में से माइनस, ठीक है ना। क्या? नहीं, यहाँ क्या एग्रीकल्चर का है? कहाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एग्रीकल्चर नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोगे उन सब में कर सकते हो, आर एंड डी जहाँ होता है, डोनेशन तो वहां पे 10% ऑफ एडजस्टेबल टोटल इनकम का मिलता है। आपके इनकम के 10% से ज्यादा का रिडक्शन नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है जी। हाँ, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डोनेशन अंडर सेक्शन 80G?
अमाउंट ऑफ डोनेशन कैसे कैलकुलेट, भाई सिंपल सा बात है, हम लोग सिंपल सा कैश पेमेंट नहीं देखने वाले, सिर्फ चेक के अमाउंट जो अपने डोनेशन दिया होगा हम उसी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। और उसमें भी आपको पता है 3 जगह होती है, पहला 100%, दूसरा 50%, तीसरा 10%, 3 कैटेगरी। तो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली डिडक्शन क्लेम करते हैं हम लोग। आई हैव अर्न इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2 लाख रुपए एंड पेड LIC 30,000 रुपए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, बताओ कितना है। कितनी है? 2 लाख कमाए हो, 30,000 रुपए इंश्योरेंस LIC करा लिए, तो तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है बताओ। माइनस हो जाएगा ना LIC का 30,000 रुपए, 2 लाख में से माइनस हो जाएगा ना। क्यों नहीं होगा बेटा? हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिडक्शन नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिडक्शन नहीं मिलता। सो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2 ही लाख है, ठीक है ना, उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन वो तो ऑलरेडी आपने पीछे पढ़ा ही है, वही आप चार्ट समझ लो। सबसे बड़ा फर्क यही होता है, एग्जेम्प्ट इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, जबकि जो डिडक्शन होगा वो पहले तो जो भी इनकम हो उसको पहले ऐड करिए, बाद में डिडक्शन क्लेम करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस कंप्लीट, मतलब कंडीशन सारी कंप्लीट होनी चाहिए, इसके लिए कोई ऐसा कंडीशनल नहीं है। ये सेक्शन 10 में एक्सप्लेन किया गया, ये सेक्शन 80C से 80U में, इसका चैप्टर ही अलग है, चैप्टर 6A। अगला क्या है? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े हो, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कि किसी भी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी अगर कितने से ज्यादा होती है 10,000 या 10,000 ज्यादा, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है ना। मैंडेटरी है सर, इट इज मैंडेटरी, अपनी इच्छा नहीं है कि मन करे तो एडवांस टैक्स दे, नहीं तो ना दे। अगर आपका टैक्स अमाउंट साल भर में आपकी जो भी इनकम है उस पर अगर 10,000 या 10,000 ज्यादा बन गया तो आपको एडवांस टैक्स देना ही देना है, कंपल्सरी है ना। नो एक्सेप्शन क्या है, कौन लोग एडवांस टैक्स नहीं देंगे? अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी PGBP वाली इनकम नहीं होती हो। कौन सी इनकम ना होती हो? एक सीनियर सिटीजन जिसकी PGBP की इनकम नहीं है उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, भले उसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा क्यों ना है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे अमिताभ बच्चन है, वो तो सीनियर सिटीजन है, तो क्या वो एडवांस टैक्स देंगे? उनका टैक्स तो बहुत ज्यादा आता होगा, लाखों रुपए टैक्स आता है, बिल्कुल आता है ना। तो वो क्या एडवांस टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, क्यों? क्योंकि उनकी इनकम किसकी है? प्रोफेशन की इनकम है, एक्टर है ना सर, फीस लेता है, प्रोफेशनल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सभी लोग, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तब तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 10,000 से ऊपर होने पे। लेकिन आप सीनियर सिटीजन है, PGBP की इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं, आप आराम से असेसमेंट ईयर में टैक्स दीजिए, तो ये आपके लिए रिलीफ होता है। एडवांस टैक्स की डेट देख लीजिए। एडवांस टैक्स मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर में कमाई, प्रीवियस ईयर में टैक्स दे दीजिए। तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो लो 15 जून, अप्रैल मई, लो 15 जून आ गया लास्ट डेट पहली किस्त की, यानी जिस साल कमा रहे हो उसी साल टैक्स दे रहे हो। तो अभी साल शुरू हुआ अप्रैल मई, लो 15 जून आ गया, पहली किस्त जमा कर दो। कितना जमा करना है? एटलीस्ट 15%। सवाल तो है, सर हमें कैसे पता चलेगा हमें कितनी इनकम आ रही है? मान लीजिए सैलरी क्लास है तब तो पता चल जाएगा कितना इनकम है साल का, लेकिन बिजनेस है तो कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट कहती है एस्टिमेटेड इनकम निकाल लो। कौन सी इनकम? अनुमानित। वो किस आधार पे? सर पिछले साल के आधार पे, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इस साल की इनकम का अंदाजा लगाओ, और उसी अंदाजे के हिसाब से तुम क्या करो? एडवांस टैक्स जमा कर दो, ठीक है। ज्यादा जमा कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं, रिफंड इंटरेस्ट के साथ देंगे तुमको, 0.5% पर मंथ इंटरेस्ट के साथ देंगे। लेकिन अगर कम जमा किए तो 1% पर मंथ इंटरेस्ट ले लेंगे, देंगे 0.5, लेंगे कितना? 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट। तो थोड़ा ना, अगर तुम्हारा जो एस्टिमेशन बन रहा है, मान लो तुम्हारा आ रहा है 19,000 रुपए का टैक्स, तो करीबन 20,000 जमा करा दो, 1,000 एक्स्ट्रा, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो मैनेज हो जाएगा, कम से कम हमें फाइन देना ना पड़े। फिर 15 सितंबर, 3 महीने का गैप है सर, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, सब में गैप कितने का है? 3 3 महीने का।
और पहले 15 जून को कितना जमा कर देना है? 15%। 15 सितंबर को 75% तक, एंड लास्ट 100%। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो 15 जून को हमको 15 दे देना है और 15 सितंबर को हम 30% और दे देंगे, तो 30 और 15 45 हो गया। फिर 15 दिसंबर को 30 और दे देंगे, तो 45 प्लस 30 कितना हो गया? 75। फिर 15 मार्च को 25% दे देना, 75 और 2500 हो गया। ठीक, तो ऐसे जमा करना पड़ता है एडवांस टैक्स। और अगर 15 मार्च के बाद अचानक कोई ऐसी इनकम हुई, अचानक कोई भारी इनकम हो गई जिसका तुम्हें अंदाजा, और उसकी वजह से तुम्हारा टैक्स बढ़ गया, तो जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको तुम 31 मार्च तक जमा करा देना। कब तक? 31 मार्च। 15 मार्च के बाद, लेकिन 31 मार्च तक तुम टैक्स जमा करा देना। ठीक, तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, और ये आप लोग खुद से भी स्टडी कर सकते हो। एडवांस टैक्स आप लोग पढ़े हो, तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक, तो ये कंप्लीट करना, कोशिश करना खुद से। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोग टीडीएस में भी कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं बाहर। तो अगला मेन जो टॉपिक होगा कल का, वो क्या है? ये 234A, 234B, 234C, 23, 234F रिफंड वाला केस, ये सब क्या है, कैसे इंटरेस्ट चार्ज करती है गवर्नमेंट, है ना, ये हम लोग को देखना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।